दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि टाटा ग्रुप और इजराइल की एक कंपनी साथ मिलकर मिलिट्री के लिए आज टैंक्स और रडार सिस्टम्स बना रहे हैं? जी हाँ, या फिर रिलायंस इस समय इजराइल की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की बात कर रही है। सिर्फ टाटा और रिलायंस ही नहीं, बल्कि आज भारत के बहुत से बिजनेस हाउसेस इजराइल और यूके जैसे देशों की टॉप कंपनीज को खरीदकर उनके मार्केट्स पर कब्जा कर रहे हैं। पर आखिर क्यों ये डील्स इतनी अहम है? क्या इन बिजनेस के फायदे से भारत को भी कुछ फायदा होगा? और आखिर वो कौन सी ग्लोबल कंपनीज हैं जिन्हें अब इंडियन बिजनेसेस ने अक्वायर कर लिया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो इजराइल की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट और भारत के बीच का रिश्ता एक ऐतिहासिक रिश्ता है जो कई सदियों से चला आ रहा है। ऑलरेडी सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश भारत के करीब माने जाते हैं और पिछले कुछ दशकों से इजराइल भी भारत के काफी करीब आ गया है। 2022 में रूस के बाद इजराइल भारत का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर था और आने वाले समय में इजराइल और भारत का कोलैबोरेशन डिफेंस के सेक्टर में बढ़ने की उम्मीद भी है। अगर इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2023 के अंत में यह खबर आई थी कि भाई रिलायंस और इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के बीच में एक्विजिशन को लेकर बात चल रही है। अगर टावर सेमीकंडक्टर रिलायंस के पास आ जाती है तो ये काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि अमेरिकन कंपनी इंटेल भी उन्हें अक्वायर करना चाहती है। अभी ये बात तो सामने नहीं आई है कि रिलायंस और टावर के बीच में कितना अमाउंट डिसाइड हुआ है, लेकिन इंटेल ने उन्हें $5.4 बिलियन की डील ऑफर की थी। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डील इससे भी बड़ी होगी। रिलायंस के लिए ये डील कई मामलों में बहुत अहम है। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर मार्केट वो मार्केट है जहां हर बड़ा प्लेयर घुसना चाहता है। टावर सेमीकंडक्टर की स्पेशलिटी एनालॉग चिप्स मैन्युफैक्चर करने में है, जो कि मोबाइल फोन्स और मेडिकल इक्विपमेंट में एक क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अब टावर को अक्वायर करने के बाद रिलायंस भी अपने ऑयल बिजनेस और टेलीकॉम कंपनीज के अलावा एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। टावर सेमीकंडक्टर की बात करें तो यह एक तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। जहां 2009 में इनका एनुअल रेवेन्यू $300 मिलियन था, 2022 तक ये बढ़कर $1.68 बिलियन हो गया है। जी हां, इसके साथ साथ इनके पास इजराइल और यूएस दोनों ही देशों में चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिस वजह से न सिर्फ इस एक्विजिशन से रिलायंस को इजराइल में एंट्री मिलेगी, बल्कि वो यूएस मार्केट में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह कदम रख पाएंगे। इसके बाद अगर बाकी कंपनीज की बात करें तो भारत की सन फार्मा ने इजराइल की टारो फार्मास्यूटिकल्स को एक्वायर कर लिया है। इस डील की बात सबसे पहले 2007 में शुरू हुई थी, जिसे अभी हाल ही के सालों में फाइनली कंप्लीट किया गया है। टारो फार्मास्यूटिकल्स इजराइल की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, जिसके पास $1.3 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स मौजूद हैं। अब वैसे तो भारत ऑलरेडी दवाइयां बनाने के मामले में एक बड़ा प्लेयर है ही, लेकिन टारो को एक्वायर करके सन फार्मा सिर्फ इजराइल के मार्केट में ही एंटर नहीं करना चाह रही है, बल्कि वो टारो की टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। टारो फार्मास्यूटिकल्स की एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च उन्हें इंडियन कंपनीज के लिए एक ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनी बना देती है। इसके बाद आते हैं अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ऑलरेडी भारत और कई दूसरे देशों में कई सारे पोर्ट्स ओन करता है, लेकिन उन्होंने अब इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हाइफा पोर्ट को भी अक्वायर कर लिया है। जी हाँ, ये डील करीब $1.15 बिलियन की बताई जाती है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। हाइफा पोर्ट इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि वहां का 56% कार्गो इसी एक पोर्ट से होकर गुजरता है। अभी हाल ही में जब इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच जब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी, तो उसमें अडानी का ये पोर्ट भी एक की डेस्टिनेशन था। हालांकि इजराइल गाजा वॉर के कारण अभी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्लान पर भी संकट मंडराने लगे हैं। मुमकिन है कि भाई अभी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, लेकिन फिर भी इजराइल का सबसे बड़े पोर्ट का एक्सेस होना भारत और इजराइल के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। अडानी के बाद अब चलते हैं इन्फोसिस ग्रुप की तरफ, जिन्होंने इजराइल की सॉफ्टवेयर फर्म पनाया को एक्वायर किया है। पनाया की स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या फिर सास के क्षेत्र में है। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी ये इन्फोसिस को ऑफर करती हैं। इस डील पर इन्फोसिस ने $200 मिलियन खर्च कर दिए हैं। जी हाँ, अब कंपनीज को एक्वायर करने के अलावा भारत और इजराइल के बीच में कई सारे जॉइंट वेंचर्स भी शुरू किए गए हैं, जिनमें से डिफेंस के क्षेत्र में जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाटा ग्रुप और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाकर
डिफेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करने का फैसला लिया है। ये दोनों कंपनी साथ मिलकर जो है टैंक एंड रडार सिस्टम्स बनाने वाली हैं। इसके अलावा दोनों देशों की सरकारों के बीच में कई सारी डील्स पर साइन किए गए हैं भाई। इनमें से एक इंपॉर्टेंट डील वो थी जब भारत और इजराइल ने इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट में कोऑपरेट करने का फैसला किया। इस डील से हेल्थ केयर, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की कंपनीज को साथ काम करने का मौका मिलेगा। इजराइल और भारत की बढ़ती नजदीकियां कई तरह से भारत के लिए फायदेमंद भी हैं। अब वैसे तो इजराइल अपने आप में कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन उनकी कंपनीज की रीच दुनिया के बाकी बड़े मार्केट्स में है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी इजराइल काफी आगे है। इस समय इजराइल के आईटी सेक्टर में भी इंडियन एम्प्लॉयज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। इस समय 96 लाख की पॉपुलेशन वाले इजराइल में करीब 18,000 इंडियंस रहते हैं, जो आने वाले सालों में तेजी से बढ़ते हुए देखे जाएंगे। मिलिट्री कोलैबोरेशंस पर डिटेल में नजर डाली जाए तो भाई जहां भारत इस समय इजराइल से ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स और मिलिट्री डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है, वहीं दोनों देशों के बीच के जॉइंट वेंचर्स भी नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतार रहे हैं। भारत के डीआरडीओ और इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर अभी बराक 8 मिसाइल्स डेवलप की हैं, जो कि एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब इजराइल के बाद चलते हैं दोस्तों यूके की तरफ, जहां पर लंबे समय से इंडियन कंपनीज और बिजनेसमैन का दखल रहा है। यूके को आज भी दुनिया में एक फाइनेंशियल पावर हाउस की तरह देखा जाता है और उनके पास ऐसे कई आइकॉनिक ब्रांड्स हैं जो कि ग्लोबली रिस्पेक्टेड हैं। यूके में इन्वेस्टमेंट्स के मामले में टाटा ग्रुप के साथ साथ रिलायंस भी पीछे नहीं है। रिलायंस ने 2021 में 100 मिलियन पाउंड्स देकर फैराडाइन लिमिटेड नाम की एक कंपनी को खरीदा था, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। देखिए, हम जानते हैं कि रिलायंस सोलर एनर्जी के सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हाल ही के कुछ सालों में ऐलान भी किया था कि वो सोलर पैनल से लेकर एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरीज में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और कई सारी गीगा फैक्ट्रीज भी भारत में खोल रहे हैं। ऐसे में इस तरह की एक्विजिशन उन्हें तेजी से टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में मदद भी करेगी। इसके अलावा 2019 में उन्होंने ब्रिटिश टॉय मेकर हैमलेस को भी खरीद लिया था। इस एक्विजिशन के समय हैमलेस के पास 18 देशों में करीब 167 स्टोर्स थे। भारत में रिलायंस के पास ऑलरेडी हैमलेस की मास्टर फ्रेंचाइजी मौजूद है, जिनके करीब 88 स्टोर्स देश के 29 शहरों में फैले हुए हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी रिलायंस पीछे नहीं है दोस्त। उन्होंने 2021 में आइकॉनिक ब्रिटिश होटल स्टोक पार्क को भी 57 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया था रिलायंस के बाद। अब अगर टाटा की तरफ आए तो हम जानते हैं कि टाटा ग्रुप और यूके की कंपनीज के बीच का रिश्ता काफी पुराना है। सन 2000 में ही उन्होंने टेटले नाम की ब्रिटिश टी कंपनी को खरीद लिया था। टेटले को $400 मिलियन में खरीदा गया था और इसने टाटा को ग्लोबल टी मार्केट में एक बड़े प्लेयर की तरह स्टैब्लिश करने में काफी मदद की। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि टाटा मोटर्स के पास इस वक्त जैगुआर और लैंड रोवर जैसे आइकॉनिक कार ब्रांड्स हैं। अब वैसे तो ये दोनों ही ब्रांड्स टाटा ने फोर्ड से खरीदे थे, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन दोनों ही ब्रांड्स के हेडक्वार्टर्स अभी भी यूके में ही हैं और उन्हें आज भी ब्रिटिश ब्रांड्स की तरह देखा जाता है। इसके साथ साथ 2023 में टाटा ग्रुप ने ये ऐलान कर दिया था कि भाई वो यूके में एक गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं, जिसके लिए वो वहां पर 4 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये गीगा फैक्ट्री बैटरीज बनाने का काम करेंगी, जिससे कि जैगुआर और लैंड रोवर की ईवीज की बैटरीज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ वो इस गीगा फैक्ट्री से यूके और यूरोप के बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स को भी बैटरी सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। इस गीगा फैक्ट्री के बनने के बाद इसकी टोटल कैपेसिटी करीब 40 गीगावाट के करीब होगी, जो कि इसे यूरोप की टॉप गीगा फैक्ट्रीज में से एक बना देगा। इसके साथ साथ इससे वहां पर 4000 नई नौकरियां भी क्रिएट की जाएंगी। इसके बाद टाटा केमिकल्स की बात की जाए तो उन्होंने चेशर सॉल्ट होल्डिंग्स नाम की कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था, जो कि ब्रिटिश सॉल्ट नाम के ब्रांड की पेरेंट कंपनी है। अगर आईटी फील्ड की बात करें तो यहाँ पर भी भारत की इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज कई सारी इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी हैं। विप्रो ने लंदन की एक कंसल्टेंसी फर्म केपको को $1.45 बिलियन में एक्वायर किया है। इसके अलावा इन्फोसिस ने भी ब्रिलियंट बेसिक्स नाम की एक छोटी कंपनी को 2017 में एक्वायर किया था। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इंडिया बुल्स ने 2015 में यूके के ओक नॉर्थ बैंक का 40% हिस्सा एक्वायर कर लिया था, हालांकि उन्होंने कुछ साल बाद ही इसे बेच दिया।
2021 के आंकड़ों के हिसाब से यूके के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भारत ही था। इस समय यूके के अंदर करीब 954 इंडियन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जो कलेक्टिवली 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। 2022 का आंकड़ा बताता है कि यूके के अंदर भारत की 900 से ज्यादा कंपनीज मिलकर $65 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर भी बहुत से ऐसे बिलियनर्स हैं जो इंडियन ओरिजिन हैं। इन लोगों में से हिंदुजा फैमिली है जो लंदन में रहती है। इसके अलावा लक्ष्मी मित्तल और उनका परिवार भी यूके में ही रहता है। लेकिन यूके और भारत का कोलैबोरेशन इससे भी ज्यादा गहरा है। जहां एक तरफ भारत वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट्स करता है, वहीं दूसरी तरफ यूके की भी भारत का छठा सबसे बड़ा एफडीआई कंट्रीब्यूटर है। ब्रिटिश कंपनीज ने अप्रैल 2000 से जून 2023 तक करीब $34.3 बिलियन एफडीआई के तौर पर भारत में इन्वेस्ट किए हैं। इस समय यूके की करीब 618 कंपनीज भारत में ऑपरेट कर रही हैं, जिनका कंबाइंड टर्नओवर $45.6 बिलियन का है। साथ ही ये कंपनीज 4.66 लाख भारतीयों को डायरेक्टली एम्प्लॉय भी करती हैं। अब इन इन्वेस्टमेंट नंबर को देखकर एक बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है वो ये कि आखिर ये कंपनीज दूसरे देशों में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? क्या टाटा और रिलायंस जैसी कंपनीज इंडिया और इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर अगर यहीं पैसा इन्वेस्ट करती तो देश को ज्यादा फायदा नहीं होता? देखिए, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हम अगर ध्यान से देखें तो यूके और इजराइल दोनों ही कोई बड़े कंज्यूमर मार्केट्स हैं नहीं। ये जरूर है कि वहां पर लोगों के पास ज्यादा परचेसिंग पावर है, लेकिन उनकी जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उनके मार्केट का साइज भारत से भी कम है। अगर इंडियन कंपनीज को उनके मार्केट के अंदर जाकर ही बिजनेस करना है तो ये कोई स्मार्ट फैसला नहीं होता, लेकिन इंडियन कंपनीज का गोल कुछ और है। ज्यादातर इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट या तो वर्ल्ड वाइड हो या फिर जिनसे उन्हें टेक्नोलॉजी मिल सके। इन कंपनीज की एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च फाइंडिंग्स को एक्वायर करके ये कंपनीज उन्हें इंडियन मार्केट में अप्लाई कर सकती हैं। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि अगर टाटा मोटर्स के पास जैगुआर जैसा ब्रांड रहेगा तो भाई उनके पास तो हाईली क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि वो भारत में टाटा की कार्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन सेमीकंडक्टर कंपनी को एक्वायर कर भी रही है तो उन्हें वो सारी नॉलेज और रिसर्च मटेरियल मिल जा रहा है, जिसे खुद डेवलप करने में उन्हें कई साल और दशक लग सकते थे। इससे दूसरा फायदा भारत को ये होता है कि जितना ज्यादा ये कंपनीज फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी और वहां पर रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, उतनी ही ज्यादा भारत और उस देश के बीच में ट्रेड रिलेशंस बेहतर होंगे। मुमकिन है कि दोनों देश आपस में कई ट्रेड बैरियर्स को भी हटा दें, जिससे कि दोनों ही देशों की इकोनॉमीज को एक बड़ा बूस्ट मिले। इंडियन इन्वेस्टमेंट से एक फायदा ये भी होता है कि इससे डॉलर्स, पॉन्ड्स और यूरोस में वेल्थ जनरेट होती है, जो या तो इन्हीं कंपनीज में वापस इन्वेस्ट कर देती है या फिर भारत आ जाती है। 2023 के आखिरी क्वार्टर में जैगुआर और लैंड रोवर ने तकरीबन 7.1 बिलियन पॉन्ड्स का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें टैक्स समेत उनका प्रॉफिट 368 मिलियन पॉन्ड्स था। अब ये पैसा या तो वापस कंपनी में इन्वेस्ट हो सकता है या फिर टाटा मोटर्स के पास आ सकता है। टाटा मोटर्स अगर फाइनेंशियली ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है कि भाई वो भारत में अपने ऑपरेशंस पर और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन इन्वेस्टमेंट से भारत को सिर्फ फायदा ही होगा। मुमकिन है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अगर इंडियन कंपनीज लगातार अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करती रही और उन्हें ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलने लगा तो मुमकिन है कि भाई वो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज और मार्केट्स को इग्नोर करना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर ज्यादातर इंडियन बिजनेस जायंट्स बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडियन स्टार्टअप्स को दूसरे इन्वेस्टर्स पर निर्भर होना पड़ेगा। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स देखेंगे कि खुद भारत की कंपनीज अपने मार्केट को छोड़कर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वो भी भारत की तरफ आना बंद कर सकते हैं। एक नेगेटिव परसेप्शन फैल सकता है कि जो कंपनीज इस मार्केट को अच्छे से जानती हैं, अगर वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। खैर, ये तो परसेप्शन की बात है और सिर्फ परसेप्शन पर भी ग्लोबल मार्केट्स नहीं चलते। इन्वेस्टर्स अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर करते। इंडियन ब्रांड्स का दुनिया भर में फैलना एक तरह से इन्वेस्टर्स का ध्यान भारत की तरफ भी अट्रैक्ट करता है, जो यहाँ के स्टार्टअप्स में अगला रिलायंस या टाटा खोजने के लिए आते हैं। जिस तरह भारत दूसरे देशों में काफी इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, उसी तरह चीन भी भारत में कई सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट सालों से करता आया है
और इंडियन मार्केट पर उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। तो क्या अगली वीडियो में आप चीन और भारत के बीच के इस रिश्ते को भी गहराई से समझना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।